प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के एक विशेष व्याख्यान पर आपसे चर्चा करूंगा। ये मेरा शुंग वंश पर है व्याख्यान है। शुंग वंश की जानकारी के स्रोतों का जहाँ तक संबंध है, पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बाण भट्ट का हर्षचरित, मेरुतुंग की थेरावली, तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास, खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख तथा भरहुत एवं सांची के स्तूपों पर अंकित कलाकृतियाँ शुंग वंश के इतिहास एवं कलात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि शुंग कौन थे। इस बारे में विद्वानों में मतभेद की स्थिति है। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंशीय बताया गया है, लेकिन यह मत मान्य नहीं है। शुंग शासकों के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़ा होने के कारण कुछ विद्वानों ने इन्हें ईरान का बताया है। मित्र सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य की पूजा ईरान में प्रचलित थी। इस आधार पर इन्हें ईरान का बताया गया है, लेकिन यह मत भी मान्य नहीं है। काशी प्रसाद जायसवाल इन्हें मौर्य वंश का राज पुरोहित बताते हैं, जो अशोक की धार्मिक नीति से असंतुष्ट थे और धार्मिक कार्यकलापों से अलग होकर सेना में नौकरी कर ली। अतः पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति बनकर मौर्य वंश का अंत कर दिया। बौधायन धर्मसूत्र इन्हें कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण मानता है। पाणिनि और आश्वलायन सूत्र इन्हें भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण मानते हैं। वैदिक धर्म के प्रति अनुरक्ति एवं बौद्ध धर्म के प्रति विरोध को देखते हुए भी ये ब्राह्मण वंशी ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अधिकांश प्रमाण शुंगों को ब्राह्मण ही सिद्ध करते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। अब मैं शुंग वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी अथवा सेनापति की उपाधि धारण की थी, जिसका प्राचीन भारतीय शासकों में महत्वपूर्ण स्थान है। वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, जिसने यवनों से संघर्ष किया था। उसने कुल 36 वर्ष तक शासन किया। उसका शासन काल था 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व। प्रज्ञा दुर्बल मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसकी उपलब्धियां निम्नलिखित थी। नंबर 1, राजनीतिक एकीकरण का प्रयास। अयोध्या अभिलेख के अनुसार मौर्य सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात उसने सेना पर पकड़ मजबूत की तथा राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम कर कौशल, वत्स और अवंती पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। विदिशा में अग्निमित्र को तथा कौशल में एक अन्य व्यक्ति को उपराजा के रूप में नियुक्त किया।
पुष्यमित्र शुंग की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विदर्भ से युद्ध। मालविकाग्नि मित्रम नाटक से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में विदर्भ, जो बरार का आधुनिक नाम, वहाँ एक नया राज्य स्थापित हुआ था जिसका राजा यज्ञसेन था। लेकिन यज्ञसेन विदर्भ के सिंहासन का वास्तविक दावेदार नहीं था। उसने अपने चचेरे भाई माधवसेन से यह सिंहासन छीन लिया था। माधवसेन पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र का मित्र था। अतः माधवसेन जब पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र से मिलने विदिशा की तरफ जा रहा था तो यज्ञसेन ने उसे बंदी बना लिया। उधर मौर्य दरबार में मंत्री रह चुके यज्ञसेन के संबंधी को पुष्यमित्र ने बंदी बना रखा था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को माधवसेन को मुक्त करने के लिए कहा तो उसने अपने संबंधी को छोड़ने की मांग की। इसके उत्तर में अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन को आक्रमण करने का आदेश दिया, जिसमें यज्ञसेन पराजित हुआ। माधवसेन को रिहा कर दिया गया। बाद में यज्ञसेन तथा माधवसेन में समझौता हो गया और विदर्भ राज्य माधवसेन तथा यज्ञसेन में विभक्त हो गया तथा वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा निश्चित कर दी गई। दोनों शासकों ने पुष्यमित्र को अपना राजा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस युद्ध से शुंगों का प्रभाव नर्मदा नदी तक विस्तृत हो गया। यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। भारत पर यवनों, जिनको यूनानी कहा जाता है, उनके आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य एवं कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होती है। गार्गी संहिता के अनुसार ये यवन साकेत, पंचाल तथा मथुरा को जीतकर कुसुम ध्वज, जो पाटलिपुत्र का नाम था, वहाँ तक पहुँच गए थे। महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत, जो अयोध्या का दूसरा नाम था, वह मध्यमिका, जो चित्तौड़ के पास नगरी नाम का स्थान था, उसको घेर लिया था। मालविकाग्नि मित्रम से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के किनारे परास्त कर अपने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की रक्षा की थी। यह यवन आक्रमण डेमेट्रियस या मिनेंडर के नेतृत्व में हुआ था। यवनों पर विजय पुष्यमित्र शुंग की महान उपलब्धि थी। यवनों पर विजय प्राप्त करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया और ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया, जिसकी सूचना पतंजलि के महाभाष्य, अयोध्याभिलेख और मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होती है। अयोध्याभिलेख 2 अश्वमेघ यज्ञों का उल्लेख करता है। संभवतः पहला यज्ञ राज्याभिषेक के पश्चात और दूसरा संभवतः यवनों को पराजित करने के बाद किया गया। जहाँ तक बौद्ध धर्म के साथ पुष्यमित्र शुंग के संबंधों का प्रश्न है, इसके बारे में विरोधी मत है। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्ध अनुयायियों का उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। दिव्यावदान के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया तथा भिक्षुओं की हत्या करवाई तथा प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं या दीनार देने की घोषणा की। तारानाथ भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि भरहुत तथा सांची के स्तूप
शुंग काल में निर्मित हैं, अतः वह बौद्ध धर्म का विरोधी प्रतीत नहीं होता। संभवतः उसने उन बौद्धों को दंडित किया होगा जिन्होंने पश्चिमोत्तर के यवन आक्रमणकारियों की सहायता की। यदि वह बौद्ध धर्म का विरोधी होता तो सांची व भारहूत के बौद्ध स्तूपों को पहले नष्ट करता, परंतु ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र का साम्राज्य विस्तार। पुष्यमित्र ने विघटित मौर्य साम्राज्य के एक बड़े भूभाग को पुनः एकता की डोर में बांधा। अयोध्याभिलेख, दिव्यावदान तथा तारानाथ के विवरण से उसका कौशल जालंधर तथा सियालकोट पर आधिपत्य सिद्ध होता है। मालविकाग्नि मित्रम में उसका विदिशा पर आधिपत्य बताया गया है। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य पश्चिम में सियालकोट से पूर्व में मगध तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक विस्तृत था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग की शासन व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। बताया गया है कि वह एक विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। वायु पुराण के अनुसार उसने अपने साम्राज्य को अपने 8 पुत्रों में विभक्त कर दिया था, जो राज्य के विभिन्न भागों पर उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। प्रशासन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसकी सूचना पतंजलि तथा कालिदास के विवरण से प्राप्त होती है। संभवतः पुष्यमित्र की प्रशासनिक संरचना मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप ही रही होगी। यवनों का मुकाबला करने के लिए सैन्य संगठन को मजबूत बनाया। उसने कोई विशेष उपाधि धारण न करके सेनानी की उपाधि ही धारण की। अब हम पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कुल 10 शासकों ने 112 वर्ष तक राज्य किया। भागवत, जिसका दूसरा नाम बृहस्पति मित्र भी मिलता है, इस वंश का 9वां शासक था। इसके समय यवन राजा एंटियालकिडस का दूत हेलियोडोरस आया था, जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि यूनानी भी भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने भागवत या वैष्णव धर्म अपना लिया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसका उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने 72 ईसा पूर्व में वध कर कण्व वंश की नींव डाली। अब मैं शुंग काल के महत्व पर चर्चा कर रहा हूँ। शुंग काल में राजनीतिक विघटन को रोकने का प्रयास किया गया तथा वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया गया। भागवत धर्म का इस काल में विशेष प्रचार हुआ। कला के क्षेत्र में भरहुत एवं सांची के स्तूप का निर्माण हुआ। विदिशा में भी कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। ये शासक विद्वानों एवं साहित्यकारों के आश्रय दाता थे। पतंजलि के महाभाष्य व मनु स्मृति की रचना इसी काल में हुई। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। इस प्रकार शुंग काल में भारतीय इतिहास, धर्म, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। धन्यवाद।